अंशुवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण होने वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिए जाएंगे। ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आदेश के उल्लंघनकर्ताओं, विशेषकर एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग जारी होने और बिना केवाईसी वाले फास्टैग के संबंध में हाल की रिपोर्ट के बाद आया है। मंत्रालय ने कहा है कि फास्टैग उपयोगकर्ता किसी भी सहायता के लिए निकटतम टोल प्लाजा से संपर्क कर सकते हैं या अपने संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल फ्री ग्राहक सेवा नंबर से जानकारी ले सकते हैं। प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और गोपालगंज में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर, बांका और मोतिहारी राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। भीषण शीत दिवस राज्य के अधिकांश भागों के कुछ स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। बहुत घना कुहासा राज्य के उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में, जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों में घना कुहासा सुबह के समय छाए रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इधर घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना और दरभंगा हवाई अड्डे से कई नियमित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 34 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। रेलवे के अनुसार 18 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज रघुवीर सिंह पुस्तकालय, महाराजगंज, सीवान में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण और शहीद सम्मान भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करना हमारा दायित्व है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न पंचायतों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पटना, मुंगेर और बेगूसराय जिले में शिविर का आयोजन कर लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं कई लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित कई कार्यक्रमों का लाभ दिया जा रहा है। कुछ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम जयनंदन प्रसाद है। प्रधानमंत्री केसीसी अभियान के अंतर्गत मुझे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से केसीसी लोन मिला, जिससे मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूं और इस साथ ही साथ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को भी धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम बेबी देवी, ग्राम बेला के रहने वाली हूं और सलैया पंचायत है और हम सरस्वती एसएचजी से जुड़े हुए हैं और समूह से लोन लेकर 50,000 रुपया लोन मिला है, जो लैपटॉप लेकर और प्रिंटर लेकर कैफे खोले हुए हैं। उस पैसा से मतलब हम अपना बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। देवी नाम है, हमको आवाज मिला, मैं अपने आवाज बनाकर अपनी आवाज मेरा भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश पर्व आज से शुरू हो गया है। मुख्य समारोह 17 जनवरी को होगा। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहब पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा में अखंड पाठ चल रहा है। आज अहले सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए तख्त साहिब पहुंची। प्रकाश पर्व में भाग लेने देश विदेश से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं ने आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा किए।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, मैं भूपेंद्र सिंह नांदेड़ पटना की पावन धरती पर पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आया हूं हरिमंदिर साहिब, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, जो कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहिब जी, जिन्होंने इस धरती पर अत्याचार का नाश करके जो एकता का संदेश हम सभी समाज को दिया है। आकाशवाणी पटना की ओर से प्रकाश पर्व पर 17 जनवरी को सुबह 9:20 से 11:20 तक तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से शबद कीर्तन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण को राष्ट्रीय हुकअप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा प्रकाश पर्व समारोह पर आधारित 15 मिनट का एक विशेष रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी पटना द्वारा रात्रि 8:15 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में आज मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर रहे हैं। हमारी संवाददाताओं ने बताया है कि श्रद्धालु पवित्र स्नान के बाद पूजा पाठ कर दान पुण्य कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण हो जाएंगे। साथ ही आज से खरमास भी समाप्त हो जाएगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर किसी को पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य अत्यधिक पिछड़े जनजातीय लोगों तक सरकारी योजनाओं के लाभ की पहुंच सुनिश्चित करना है। 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों में कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने गरीबों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई अन्य सरकारी पहलों की भी चर्चा की। पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवाओं को, दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे, इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। मन कुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर बन गया है। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मन कुमार जी, पानी और गैस मिलने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क हुआ, क्या आसानी हुई? अभी हम लोग नल जल से शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं और समय का भी बचत हो रहा है। तो अभी हम लोग गैस में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और समय का में भी बचत हो जा रहा है और बच्चे लोग समय से स्कूल जा रहे हैं। अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय दृष्टिकोण के अनुरूप पिछले वर्ष नवंबर महीने में विशेष रूप से
कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया था। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले पीएम जनमन अभियान में 9 मंत्रालयों के जरिए 11 महत्वपूर्ण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और आजीविका के सतत अवसर सहित बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज लोगों से अनुरोध किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में स्थिर और समावेशी सरकार के लिए वोट दें। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी वॉल राइटिंग अभियान के आरंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया गया है। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत सिद्ध कर दी है। उन्होंने कहा कि वॉल राइटिंग अभियान मोदी सरकार के संदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना को दर्शाता है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय में उन्होंने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी साजिश के तहत समाजवादियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। श्री चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दावा किया कि INDIA गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले पूरी तरह बिखर जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने पहले लालू प्रसाद जी के राजनीति को समाप्त किया, अब नीतीश कुमार जी की राजनीति को समाप्त किया कि उनको संयोजक नहीं बनाकर कहा कि ममता दीदी ने मना कर दिया। ये बड़ा स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के समाजवादियों को समाप्त करना चाहती। इस बीच राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि INDIA गठबंधन एकजुट है और सीटों के बंटवारे को लेकर दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। कौन अकेले लड़ेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो दल भी शामिल है सब एक साथ लड़ेंगे